इश्क बगावत दिल संभल जा जरा एपिसोड नंबर 13। अब तक आपने पढ़ा। आरोही तो अपना नेक लेकर जा चुकी थी, लेकिन रुद्र अभी भी वहीं खड़ा अपनी कार की चाबियों को अपने हाथों में लेने के इंतजार में खड़ा था। यह देखकर शिवांग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इसलिए रुद्र के कहने पर उसने दरवाजा खोला और फिर कार की चाबी रुद्र को चुपचाप दे दी। आइए देखते हैं कि आखिर शिवांग और गुनगुन के बीच में अब क्या कन्वर्सेशन होती है और उनकी ये कहानी क्या नया मोड़ लाती है। चलिए जानते हैं अब आगे। रुद्र के यूं इरिटेट करने पर शिवांग ने गुस्से से दरवाजा खोला और फिर सीधे अंदर आया। गुनगुन अचानक दरवाजा खोलने से थोड़ा घबरा चुकी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कोई यूं दरवाजा खोल देगा। बाहर क्या कन्वर्सेशन हो रही है इस बारे में अंदर बैठे इंसान को पता नहीं था, क्योंकि दीवारें साउंड प्रूफ थी। वहीं दरवाजा भी साउंड प्रूफ ही था, जिसके कारण बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में न बाहर वालों को पता चलता और न ही अंदर वालों को। शिवांग ने अपना ड्रॉर खोला और वहां से कार की चाबी ली। उसे ले वो बड़े बड़े कदमों से चलते हुए बाहर दरवाजे के पास खड़े रुद्र की ओर देखते हुए बोला। शिवांग बोला, ये रही चाबी, अब जाने का कष्ट करिएगा यहाँ से प्रभु। रुद्र बोला, आपकी हर इच्छा हम अभी सारी पूर्ण कर देते हैं वत्स। इतना कहकर रुद्र मुस्कुराते हुए हवा में चाबी को हिलाते हुए वहां से रफू चक्कर हो गया। वहीं शिवांग गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए खुद से बोला। शिवांग बोला, तुम दोनों को तो मैं कल बहुत अच्छे से बताता हूँ। इतना कहकर शिवांग ने गुस्से से रुद्र को जाते हुए देखा और फिर झट से दरवाजा बंद कर दिया। अचानक यूं दरवाजा बंद होने से गुनगुन दोबारा दरवाजे पर खड़े शिवांग की ओर देखने लगी। शिवांग, जिसने दरवाजा बंद करके राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसे ध्यान आया कि उसका पूरा कमरा पूरी तरीके से बदला हुआ है। शिवांग ने अपने कमरे की ओर नजर दौड़ाई तो कमरे को देखकर वो चौंक चुका था। उसके मुंह से चीख निकलती उससे पहले ही उसने अपने सामने खड़ी गुनगुन को देखा, जिसे रुद्रांशी ने काफी अच्छे तरीके से तैयार करके रखा था। शिवांग गुनगुन को देखकर हैरान हो चुका था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसे गुनगुन इस हालत में उसके कमरे में मिलेगी, क्योंकि सुबह से उसने गुनगुन को नहीं देखा था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि शायद गुनगुन को दूसरा रूम ही दिया जाएगा, पर वो भूल चुका था कि बड़े ही घमंड के साथ वो सबके सामने गुनगुन को अपनी बीवी बनाकर राठौर मेंशन लेकर आया था और अब तो घर वालों ने भी उनके इस रिश्ते को सहमति दे दी थी और स्वीकार कर लिया था। रुद्रांशी गुनगुन को कमरे से ही तैयार करके लेकर आई हुई थी। गुनगुन ने इस समय बेहद प्यारा लहंगा पहन रखा था। पूरी दुल्हन के रूप में तैयार हुई वो सोफे के पास खड़ी थी। शिवांग ने एक नज़र कमरे की ओर देखा और फिर गुनगुन की ओर देखा। गुनगुन ने भी एक नज़र शिवांग की ओर देखा, पर दोनों के बीच इस समय कोई बातचीत नहीं हुई थी। शिवांग ने गुनगुन पर फिर से नजरें फिराई और सीधे अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और वहां से सीधे बाथरूम की ओर जाने को ही था कि तभी गुनगुन ने शिवांग को रोकते हुए कहा। गुनगुन बोली, क्यों किया तुमने ऐसा? जब तुम सारी सच्चाई जानते थे तो फिर भी मुझसे शादी करने में तुम्हारा क्या फायदा? शिवांग ने एक नज़र पीछे की ओर मुड़ते हुए गुनगुन को देखा और फिर धीरे धीरे कदमों से उसके बेहद करीब आकर बोला। शिवांग बोला, सोचा तो यही था कि तुम्हें छोड़ दूं टॉक्सिक लोगों के बीच में। फिर मैंने सोचा जो तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला कैसे लूंगा, तो बस कर ली तुमसे शादी। ये मत समझना कि मुझे तुमसे कोई सिंपैथी या फिर कोई लगाव हो गया था। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए की। आफ्टर ऑल जो तुमने मेरे साथ उस रात किया, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ता तुम्हें। गुनगुन बोली, तो ये बात तो तुम घर वालों के सामने भी बोल सकते थे। वैसे भी जहाँ इतनी बातें आ ही चुकी थी तो एक बात और आ जाती। शिवांग बोला, यही तो अंतर है तुम में और मुझ में। तुम्हारे लिए तुम्हारी बात सही होती है, फिर चाहे वो तुम्हारा जिद हो, पागलपन हो या जुनून हो, पर मेरे लिए हर बात वैलिड होती है। और मैं वैसा लड़का नहीं कि किसी भी लड़की को उसके परिवार के सामने ही उसे जलील होने दूं। गुनगुन बोली, अच्छा, भले ही उस लड़की को बंद कमरे में तुम कितना ही जलील क्यों ना कर लो। शिवांग गुनगुन की ये बात सुनकर बोला। शिवांग बोला, यू आर राइट गुनगुन शिवांग सिंह राठौर। जो मज़ा तुम्हें बंद कमरे में जलील करने पर मिलेगा ना, वो मज़ा मुझे सामने से पूरे परिवार के सामने तुम्हें जलील करने पर नहीं आता। इसलिए कर ली तुमसे शादी। और हाँ, मुझसे शादी को लेकर कोई एक्सपेक्टेशंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद हमारे बीच कुछ होगा
यह तो तुम पूरी तरीके से भूल जाओ। शिवांग के यूं कहने पर भी वह शादी को नहीं मानता और ना ही गुनगुन उसे इस शादी को लेकर कोई एक्सपेक्टेशंस रखे। ये सुन गुनगुन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। गुनगुन गुस्से से शिवांग की तरफ देखकर बोली। गुनगुन बोली, हाँ तो मैं भी यहाँ पर हाथों में आरती की थाल लिए तुम्हारा स्वागत करने के लिए नहीं खड़ी हूँ। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी कि तुम मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत लगाना, ना पहले ना अभी। और रही बात शादी की, तो चाहे तुम घर वालों के सामने कितना ही झूठ क्यों ना बोल लो कि तुमने ये मेरे लिए किया है, पर असलियत में तो ये शादी झूठी है और मैं नहीं मानती इस शादी को। इतना कहकर गुनगुन वहां से शिवांग को धक्का देकर बाथरूम की ओर जाने को हुई थी कि तभी शिवांग ने गुनगुन का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते हुए बोला। शिवांग बोला, ऐसे कैसे जाओगी? तब से मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ? फिर मैं जाऊंगा पहले। मेरा कमरा मेरा बाथरूम। गुनगुन बोली, तुम्हारा कमरा था जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, अब ये मेरा कमरा भी हो चुका है। बहुत शौक है ना शादी करने का, तो अब झेलो। गुनगुन ने इतना कहकर शिवांग को दूसरी ओर धक्का दिया और झट से बाथरूम की ओर चली गई, बिना ये सोचे समझे कि वो तो अपने साथ में पहनने वाले कपड़े लेकर आई ही नहीं है। शिवांग को अंदाजा नहीं था कि इतनी देर से चुपचाप शांत बैठी गुनगुन जो अचानक उस पर भड़क जाएगी, पर वो जानता था उसका स्वभाव ही गुनगुन का शांत रहने वालों में से तो है ही नहीं। खैर, अब आगे वो क्या ही कर सकता था। उसे यूं अंदर जाता देख शिवांग को गुस्सा आ गया और वह खुद से बोला। शिवांग बोला, और करो शिवांग बेटा शादी, अभी तो अच्छे से 24 घंटे भी नहीं हुए शादी को, और इसके तेवर देखो, बताता हूँ इसे तो मैं, वो भी बहुत अच्छे से। शिवांग खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया, जिसे देखकर शिवांग के चेहरे पर थोड़ी सी नरमी के साथ साथ बेचैनी के भाव भी आ चुके थे। किसका था वो फोन? ये तो अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। क्या ये अननोन फोन कॉल लाने वाला है कोई तूफान शिवांग और गुनगुन की इस शुरुआती नई जिंदगी में? ये तो हम कहानी के आने वाले भाग में पता करेंगे। शिवांग ने फोन कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से किसी की आवाज उसे सुनाई दी। शिवांग बोला, हाँ बोलो, क्या अपडेट है? तो वहीं दूसरी ओर से जो इंसान था वह कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी, जो अपनी प्यारी सी मीठी सी आवाज में बोली। वह लड़की बोली, तुम घर क्या गए? तुम तो मुझे भूल ही गए। ना कोई फोन कॉल, ना कोई मैसेजेस, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना शिवांग? तभी शिवांग बोला, हाँ सब कुछ ठीक है, तुम बताओ वहाँ सब कैसा है? तभी वह लड़की दूसरी ओर से बोली, मैं क्या बताऊं, तुम कह रहे थे ना कि तुम घर वालों को हमारे बारे में बता दोगे। कब बात कर रहे हो घर वालों से? रूही तुम्हारे बारे में रोज पूछती रहती है। तभी शिवांग उस लड़की की तरफ देखकर फिर बोला, जल्दी बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है एक बार तुम्हें अरविंद से बात करनी चाहिए। इतना बड़ा सच तुमने उसे अभी तक नहीं बताया है और ना तुम मुझे बताने दे रही हो। तुम चाहती क्या हो आखिर? रूही के बारे में सबको सच जानने का पूरा पूरा अधिकार है। तभी वह लड़की बोली, क्या तुम अभी मुझसे तंग आ चुके हो शिवांग? आ चुके हो तो बता दो, क्या तुम्हें यही लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ? मैं किसी और के पास चली जाऊंगी रहने को, पर उसके पास नहीं। उसने मुझे धोखा दिया है, ये जानते हुए मैं दोबारा से उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताने का सोचूं? तुम ही बताओ। एक इस मुश्किल वक्त में तुम ही तो हो जो मेरा सहारा बने, जिसने मुझे संभाला, और जब मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने का सोच रही हूँ तो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। क्या तुम सचमुच मेरे साथ सिर्फ रूही की वजह से हो? तभी शिवांग बोला, ऐसी बात नहीं है ऐश्वर्या, तुम मेरी बस बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा और अरविंद का रिश्ता टूटे। मेरी हर एक कोशिश यही रहेगी कि तुम और अरविंद एक बार फिर एक दूसरे के साथ आ जाओ। तभी ऐश्वर्या बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। और शिवांग, अगर तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मेरी जिम्मेदारी से तुम्हें मुक्त होना है, क्योंकि अब मैं रूही को और झूठे दिलासे नहीं दे सकती। और क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है? तुमने कहा था एक बार तुम्हारे भाई की शादी हो जाए उसके बाद तुम अपने घर वालों को बताओगे हमारे बारे में। शिवांग ने अपना फोन कॉल रिसीव किया तो सामने से ऐश्वर्या का फोन था, जिसके साथ बात करके ऐसा लग रहा था मानो उसके और शिवांग के बीच में काफी गहरा रिश्ता है, पर उस रिश्ते का नाम क्या है ये अभी तक एक रहस्य था। जब ऐश्वर्या ने शिवांग से उसके और अपने रिश्ते को उसके घर वालों को बताने के बारे में पूछा तो शिवांग गुस्से से झल्लाते हुए बोला। शिवांग बोला,
ऐश्वर्या तुम बताओ, तुम हर बार ये क्यों पूछ रही हो कि क्या तुम्हारे बारे में मैंने अपने घर पर बताया? क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? तुम बताओ, क्या बताता मैं ऐश्वर्या तुम्हारे बारे में? तुम बताओ, कुछ है हमारे बीच? तुम मेरी दोस्त हो, स्कूल टाइम की बेस्ट फ्रेंड हो मेरी, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं माना। स्कूल टाइम से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर जिद मानी है। हम सब लोगों ने तुमसे मना किया था अरविंद से शादी मत करो, वो तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है, लेकिन उस समय तुम्हारे ऊपर प्यार का भूत सवार था। तुमने सब कुछ दांव पर लगाते हुए अरविंद से शादी करी, ये जानते हुए भी कि अरविंद तुम्हें वो स्टेटस कभी नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। तुमने अपने और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं सोचा और शादी कर ली। ये भी नहीं सोचा कि अरविंद ने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए अपने माता पिता को तक छोड़ दिया। उसके बाद जब तुम्हारी उससे नहीं बनी तो तुम में लड़ाइयाँ होने लगी। ऐसे में इंसान को शांति चाहिए होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद सही है, उसने तुम्हें धोखा देकर कुछ गलत नहीं किया, पर क्या पता ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, हम कुछ और सोच रहे हो। अभी तक हम में से कोई सच नहीं जानता और ना ही तुमने मुझे अरविंद से बात करने दी है। एटलीस्ट मैं कम से कम मामला सही तो कर सकता था। तभी ऐश्वर्या बोली, तुम अचानक से चिढ़ क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुकी है? देखो शिवांक, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो। दो नाव में कभी सवारी नहीं की जा सकती है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो तुम मुझे पहले ही बता चुके होते। तुमने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, इसलिए तो तुमने रूही की जिम्मेदारी खुशी खुशी एक्सेप्ट करी। तभी शिवांग बोला, मैंने रूही की जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और उस समय तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं था, ना तुम्हारी फैमिली ना तुम्हारा कोई और फ्रेंड। अरविंद ने भी तुम्हें छोड़ दिया था, इसलिए मैंने रूही की जिम्मेदारी ली। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने रूही को ये कहना शुरू कर दिया कि मैं उसका पिता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये बात नहीं पता कि रूही ने मुझे डैड सिर्फ तुम्हारे कहने पर कहा है, क्योंकि तुमने उसे सिखाया है। मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं रूही की जिम्मेदारी पिता के रूप में निभा रहा हूँ या उठाऊंगा। कुछ जानते हुए भी तुमने ये सब कुछ किया, जबकि असलियत तुम भी जानती हो और मैं भी। और क्या बताऊं मैं अपने घर वालों को? ये बताऊं कि तुम मेरी बीवी हो? शादी कब हुई हमारी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? कब बनी? या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ये बताऊं कि रूही मेरी बेटी है? अगर ऐसा सब है तो ये सब हुआ कब? देखो ऐश्वर्या, मैं इस समय खुद की प्रॉब्लम्स में भी बहुत उलझा हुआ हूँ और अब चाहे तुम कुछ भी क्यों ना करो, मैं एक बार अरविंद से बात जरूर करूंगा और अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पर अब मैं अरविंद को रूही के बारे में बता कर रहूंगा और उस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया, मुझे सब जानना है। तुमने जो बताया था वो मैंने सुन लिया, पर एक बार अरविंद के मुंह से सच्चाई सुनना बहुत जरूरी है। इतना कहकर शिवांग ने फोन कट कर दिया, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि उसकी बात कोई और सुन चुका है। वो कोई और नहीं बल्कि गुनगुन ही थी, जिसने शिवांग की आधी अधूरी बात सुन ली थी। उस लड़की का नाम और साथ में उसका रिश्ता है। गुनगुन के दिमाग में भी अब अजीब से ख्याल बनने लगे थे। आधी बातें सुनकर उसे यही लगने लगा था कि शिवांग का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, पर अब वो ये सोच रही थी कि अगर शिवांग किसी से प्यार करता है तो उसने उससे शादी क्या सिर्फ बदले के लिए की? क्या कोई इंसान बदला लेने में इतना पागल हो सकता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बच्ची के बारे में भी नहीं सोच रहा? गुनगुन को ये सब गलतफहमी हो चुकी थी, लेकिन जब शिवांग अचानक पीछे मुड़ा और अपने सामने उसने गुनगुन को देखा तो गुनगुन ने अपने चेहरे पर यह शो नहीं होने दिया कि उसे शिवांग के बारे में पता चल गया है। उसने शिवांग की सारी बातें सुन ली हैं। शिवांग ऐश्वर्या से बात करके पीछे मुड़ा ही था कि अपने सामने गुनगुन को देखकर वो चौंक गया। वहीं गुनगुन ने भी शिवांग की आधी बातें सुन ली थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये भाव व्यक्त नहीं होने दिए कि उसने सारी बातें सुन ली हैं। शिवांग ने अपने सामने गुनगुन को देखा तो वह उससे बोला। शिवांग बोला, तुमने चेंज नहीं किया या सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए भाग गई थी बाथरूम में? तभी गुनगुन शिवांग की तरफ देख कर बोली, चेंज करने ही जा रही थी पर कपड़े नहीं है मेरे वहाँ, और तुमने दोबारा मुझसे इस टोन में बात की ना तो तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। शिवांग बोला, हाँ हाँ, और मैं तो हाथों में हाथ बांध कर बैठा रहूंगा कि आइए गुनगुन देवी मेरे दांत तोड़िए। गुनगुन बोली, तुमसे बात करके मैं अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती हूँ, इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। शिवांग बोला, हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल को देखने का। इतना कहकर शिवांग ने अपने कपड़े उठाए और वहां से सीधे बाथरूम की ओर चला गया। अपने फोन को चार्जिंग पर लगाते हुए शिवांग वहां से बाथरूम की ओर जा चुका था, लेकिन जैसे ही गुनगुन की नजर शिवांग के फोन पर गई तो उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। पर जैसे ही शिवांग के फोन के पास जा ही रही थी कि तभी उसने बाथरूम का दरवाजा फिर से खुलने की आहट सुनी।
वो चुपचाप से भागकर बिस्तर पर जा बैठी। साथ ही मैं अपने पहने हुए गहनों को साइड में रखने लगी। तभी उसने देखा दरवाजा खुल गया है। अपने सामने शिवांग को देखकर गुनगुन बोली, अब क्यों आए हो यहाँ? तभी शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, तुम मेरी शक्ल देखकर इरिटेट होती हो ना, तो तुम्हें बस अपनी शक्ल दिखाकर दोबारा दिखाने आया हूँ। खैर, ये लो बाथरूम और आज की रात इसी में एडजस्ट कर लो। कल सुबह भाभी से कहकर तुम्हारा सामान और तुम्हारे कपड़े दोनों यहाँ भिजवा दूंगा। और अगर इन्हीं भारी कपड़ों में सोने का इरादा है तो सो सकती हो, लेकिन सोफे पर, क्योंकि इतने भारी कपड़ों में मैं तुम्हें अपने बेड पर नहीं सोने दूंगा। समझ रही हो ना? तभी गुनगुन शिवांग की ये बात सुनकर बोली। गुनगुन बोली, तो तुम्हें क्या लगा था कपड़े चेंज करने के बाद मैं तुम्हारे साथ इसी बेड पर सोऊंगी? और ये बाथरूम बहुत छोटा है। देखो, मैं इस शादी को मानने से पहले भी इनकार कर रही थी और अब भी कर रही हूँ। चाहे तो घर वालों के सामने भी कह सकती हूँ ये शादी तुम्हारे लिए मजबूरी होगी, क्योंकि घर वालों के सामने सीना ठोक कर तुमने कहा है, तो अभी यहाँ पर चलेगी भी मेरी। सोना है तो सोफे पर सो जाओ, नहीं तो बाहर का दरवाजा मैं खोल देता हूँ, बाहर जाकर आराम से सो सकते हो तुम। इतना कहकर गुनगुन दरवाजा खोलने को गई ही थी कि तभी शिवांग उसे रोकते हुए पीछे की तरफ लेकर आया और उससे बोला। शिवांग बोला, क्या करने जा रही हो तुम ये? गुनगुन बोला, तुम्हारा काम आसान कर रही हूँ, दरवाजा खोल रही हूँ। तुम्हें सोना है ना, बाहर आराम से सोना, एसी की हवा में। तभी शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, ज्यादा बनो मत गुनगुन, वैसे भी मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ आज के इस सारे ड्रामे से। गुनगुन बोली, मैं भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारे इस फैलाए हुए ड्रामे से। शिवांग बोला, तो सो जाओ अब। गुनगुन बोली, हाँ मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि सोफे पर सो जाओ। शिवांग बोला, सोफे पर तो मैं किसी कीमत पे नहीं सोऊंगा, तुम्हें दिक्कत है तो सो जाओ। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम मेरे साथ अगर बिस्तर पर सो गई तो तुम्हें कहीं मुझे देखकर तुम डेस्परेट ना हो जाओ? वैसे उस रात में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और शायद मेरी परफॉर्मेंस भी कुछ ज़्यादा ही बेस्ट थी, तभी तो तुम इतना ज़्यादा मचल रही हो। गुनगुन बोली, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर मैं दुनिया के आखिरी लड़के के पास भी बैठी हुई हूँ ना, और अगर वो आखिरी लड़का तुम हो, तो मैं तुम्हारी तरफ देखूं भी ना। तभी शिवांग बोला, सेम यही थॉट मैं भी तुम्हारे लिए रखता हूँ। गुनगुन बोली, तो क्यों मरे जा रहे हो सोने के लिए? शिवांग बोला, मैं नहीं मर रहा हूँ, इनफैक्ट तुम मरे जा रही हो, क्योंकि मैं तो अपने बेड पर ही सोऊंगा। तुम्हें दिक्कत है तो सोफे पर सो जाओ। हाँ, ऐसे भारी कपड़ों में मत आना, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है। अभी तो तुम्हें उस रात मेरे साथ जो तुमने किया उसकी सजा भी तो देनी है। इतना कहकर शिवांग बिना गुनगुन की बात सुने चुपचाप से बिस्तर पर ब्लैंकेट ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। गुनगुन को काफी गुस्सा आ चुका था, क्योंकि जवाब तो उसे भी देना था और यूं ही वो शिवांग को जाने नहीं दे सकती थी। तभी उसने कब कुछ ऐसा किया, इसके बाद शिवांग का गुस्सा उसके चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन गुनगुन के चेहरे पर एक मुस्कान थी, मानो वह अपनी जीत से बेहद खुश हो और इतरा रही हो। ये मुस्कान शिवांग के दिल पर खंजर की तरह वार कर रही थी। शिवांग की इन हरकतों से गुनगुन ने गुस्से में पास में रखा जग उठाया और उसे अपने हाथों में पकड़ते हुए अचानक से शिवांग के ऊपर रखा ब्लैंकेट को उठाकर उसके ऊपर पूरा पानी गिरा दिया। अचानक अपने ऊपर पानी गिरते ही शिवांग हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और गुनगुन की ओर देखकर गुस्से से बोला। शिवांग बोला, आर यू मैड गुनगुन, ये क्या किया तुमने? पूरा बिस्तर गीला कर दिया, कहाँ सोऊंगा अब मैं? गुनगुन बोली, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और बहुत शौक है ना सोने का, अब आराम से सो जाओ, चाहे तो 2 ब्लैंकेट और ओढ़ के सो जाओ। बड़े आए थे, हाँ सोफे पर सुलाएंगे मुझे। मैं गुनगुन हूँ, तुम एक बोलोगे तो 10 का जवाब देकर तुम्हारे कानों से खून निकाल दूंगी, समझे तुम? इतना कहकर गुनगुन वहां से दूसरी ओर सोने को चली गई। तो शिवांग बोला, और तुम्हें क्या लग रहा है, मेरी तरफ का बिस्तर गीला करके मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ सोने दूंगा? इतना कहकर शिवांग ने न आव देखा न ताव, गुनगुन को गोद में उठाया और अचानक क्यों गोद में उठाने से गुनगुन ठिठक कर रह गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिवांग ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद गुनगुन को तो कतई नहीं थी। गुनगुन कुछ समझ पाती उससे पहले शिवांग उसे उठाकर बाथरूम की ओर लेकर जा चुका था। गुनगुन चिल्लाती उससे पहले ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे किसी को पानी में छप करके गिरा दिया हो। आवाज थी गुनगुन के बाथ टब में गिरने की। शिवांग ने बिना कुछ सोचे समझे गुनगुन को जोर से ऊपर से ही नीचे गिरा दिया था। बाथ टब पूरा ठंडा पानी से भरा हुआ था और अचानक यूं गिरने से गुनगुन की कमर में जोरदार चोट लग गई। गुनगुन दर्द के मारे करहा उठी। शिवांग को देखकर उसकी आंखों में अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। उसने भी शिवांग को वहां से जाने नहीं दिया।
जैसे ही शिवांग वहां से गुनगुन को फेंक कर जाने को हुआ था कि उसने उसे भी अपनी ओर खींचते हुए उसे भी बाथटब की ओर गिरा दिया। अचानक हुए हमले से शिवांग संभल नहीं पाया और खुद भी गुनगुन के पास उस बाथटब में जा गिरा। बाथटब इतना बड़ा था कि उसमें 2 लोग आसानी से समा सकते थे, लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी थी कि वो दोनों जितने उठने की कोशिश करते उतना ही एक दूसरे में सिमटते जाते। शिवांग गुस्से से गुनगुन को देखकर घूरते हुए बोला। शिवांग बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? गुनगुन बोली, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी हुई। ये सोचने की गलती भी मत करना कि तुम मेरे साथ कुछ करोगे और मैं चुपचाप सह लूंगी। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, समझे तुम? हटो यहाँ से। इतना कहकर गुनगुन ने शिवांग को जोर से धक्का दिया, जिस कारण शिवांग के कंधे पर काफी गहरी चोट आ गई। अंदरूनी चोट से शिवांग करहा रहा था, लेकिन उसने उस दर्द को अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। वहीं गुनगुन भारी से लहंगे में जो पूरी तरीके से पानी से भीग चुका था, उसमें जल्दी से कैसे भी करके खड़ी हुई और झट से बाहर आई। इस समय उसके पूरे कपड़े पानी से तरबतर बह रहे थे। उसने टॉवल देखा और फिर उस टॉवल को अपनी ओर खींचते हुए अपने ऊपर लपेटने लगी। इस समय शिवांग बाथटब से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द के मारे उसका कंधा उसका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी उसने गुनगुन से मदद मांगने की जरूरत नहीं की। वहीं गुनगुन ने एक नजर शिवांग की ओर देखा और फिर मुंह फेरते हुए वहां से सीधे चेंजिंग रूम की तरफ गई। चेंजिंग रूम में पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने कपड़ों को साइड में रखा। उसके बाद वहां शिवांग के कपड़ों को खोजने लगी। उसे शिवांग की एक काफी लंबी शर्ट मिली, जिसमें वो शर्ट ली और नीचे से शिवांग की एक शॉर्ट्स ली। उन दोनों को पहनकर वो काफी फनी लग रही थी। इस समय उसका लुक ऐसा लग रहा था मानो एक बड़े से मॉन्स्टर के कपड़े एक छोटी सी गुड़िया ने पहन लिए हों। सारे कपड़े उसे ढीले हो रहे थे। ओवरसाइज टी शर्ट और ओवरसाइज शॉर्ट्स गुनगुन के घुटने तक आ रही थी, जिसे देखकर गुनगुन के चेहरे पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने लहंगे को साइड में रखा और फिर वहां से सीधे कमरे की ओर बढ़ गई। उसने ब्लैंकेट निकाला और सोफे पर अपना बिस्तर चुपचाप बिछाने लगी। थोड़ी देर में वहां शिवांग जैसे तैसे करके आ चुका था। शिवांग ने अपना बिस्तर गीला हुआ देखा और ऊपर से उसने गुनगुन को देखा तो गुनगुन ने उसी की सबसे फेवरेट ड्रेस पहनी हुई थी। वो कपड़े शिवांग को काफी पसंद थे और गुनगुन ने बिना उसकी इजाजत के वो कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर उसका गुस्सा और चरम पर पहुंच गया, लेकिन दर्द से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने गुनगुन की ओर एक नजर भी नहीं देखा था। बिस्तर के दूसरे किनारे की ओर उसने सोने के लिए बिस्तर हटाया ही था कि तभी उसे एहसास हुआ कि दूसरा किनारा भी गीला हो रखा है, क्योंकि गुनगुन ने तो उसे कमरे से भगाने का पूरा प्लान सोच कर रखा था। उसने आते ही सबसे पहले बिस्तर का पूरा एरिया गीला किया ताकि शिवांग थक हार कर कमरे से बाहर चला जाए, लेकिन शिवांग तो शिवांग है। आधी रात हो गई थी और गुनगुन नींद में सोने का नाटक कर चुकी थी। उसे यही लग रहा था कि उसके यूं नाटक करने से शिवांग उसे परेशान नहीं करेगा। वहीं शिवांग की नींद पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। कंधे में दर्द से वो वैसे ही परेशान था, उसे कैसे भी करके सोना था। उसने एक पेन किलर ली और उसे मुंह में लगाते ही चुपचाप पानी पी लिया। फिर उसने एक नजर गुनगुन की ओर डाली और गुस्से से गुनगुन को उठाकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। अचानक एक और बार गिरने से गुनगुन की कमर में भी गहरी चोट लग चुकी थी। पहले दर्द से वो उभरती, उस पर एक और दर्द जोर से लग गया। गुनगुन के मुंह से जोर से चीख निकल गई और आंखों से एक बूंद आंसू भी। गुनगुन ने गुस्से में अपने सामने खड़े शिवांग को घूरा, जो कि अपने कमर पर अपने दोनों हाथों को रखे हुए उसे ही देख रहा था। गुनगुन गुस्से से बोली, पागल हो गए हो क्या तुम? अगर तुमने एक बार और मुझे परेशान किया तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर वालों को यहाँ इकट्ठा कर दूंगी। शिवांग बोला, शौक से कर लो, एक काम करता हूँ, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। और वैसे भी जो हालत अभी कमरे की हो रखी है और जो तुम्हारी हालत है उसे देखकर घर वाले कुछ और ही समझेंगे, तो ठीक है, मैं बुला लेता हूँ सबको। इतना कहकर शिवांग घर वालों को बुलाने के लिए दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि तभी गुनगुन लगभग चिल्लाते हुए उससे बोली। गुनगुन शिवांग से बोली, कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की, चुपचाप बैठे रहो यहीं पर। और तुमने मुझे सोफे से नीचे क्यों गिराया? तभी शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर बोला, तुमने बिस्तर गीला क्यों किया? तभी गुनगुन शिवांग की तरफ देखकर बोली। गुनगुन बोली, तुम्हें दिक्कत हो रही है तो कमरे से बाहर चले जाओ। वैसे भी राठौर मैंशन इतना बड़ा है कि उसमें तुम्हारे रहने लायक कोई कमरा तो होगा ही ना। तभी शिवांग बोला, रहने लायक तो तुम्हारे लिए कमरा भी है, कहो तो तुम्हें छोड़ देता हूँ सर्वेंट हाउस में। तभी गुनगुन शिवांग की ये बात सुनकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ शिवांग के सामने खड़ी हुई। इस समय उसका दर्द इस बात से छूमंतर हो गया था
और फिर शिवांग की ओर देखते हुए वो मुस्कुरा कर उससे बोली। गुनगुन शिवांग से बोली, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस घर की मंझली बहू हूँ, राठौर खानदान की बहू, और राठौर खानदान की बहुएं सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहती। मिस्टर शिवांग सिंह राठौर वो अपने पति के साथ उसके कमरे में रहती हैं, और जितना अधिकार तुम्हारा इस घर पर, इस कमरे पर, इस बिस्तर पर, इस बेड पर, इस सोफे पर, इस पूरे कमरे की हर एक चीज पर है ना, उतना ही अधिकार मेरा भी है। शिवांग बोला, अधिकारों की बात तो तुम करो ही मत मुझसे, ऐसे तो मेरे भी बहुत सारे अधिकार हैं। अब जब तुम कहती हो तो आज उन अधिकारों का उपयोग कर ही लेना चाहिए, क्यों? इतना कहकर शिवांग जल्दी से गुनगुन के करीब आया और उसने गुनगुन को अपनी गोद में उठाया और सीधे सोफे पर पटक दिया और खुद उसके पास आ गया। इस वक्त वो गुनगुन के ऊपर था। शिवांग गुनगुन की आंखों में आंखें डालकर उससे बोला। शिवांग बोला, और अब जब तुमने कह ही दिया है तो क्यों ना मैं तुमसे पति वाले अपने सारे अधिकार ले ही लेता हूँ। गुनगुन बोली, आ गए ना अपनी औकात पर, सीधे सीधे बोलो कि यही सब चाहिए था तुम्हें। ये थोड़ी देर पहले शादी को ना मानने का ड्रामा करना, ये सब कुछ दिखावा था। तुम्हें क्या लगा है गुनगुन तुम्हारे लिए डेस्परेट है? इतने खास भी नहीं हो तुम जो तुम्हारी बॉडी देखकर डेस्परेट हो जाऊं मैं। जैसे ही गुनगुन ने यह कहा तो शिवांग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुनगुन उसे इस तरीके से ललकार देगी। उसने तो ये सब कुछ गुनगुन को शांत करने के लिए और उसे थोड़ा धमकाने के लिए सब कहा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। शिवांग ने गुनगुन को गुस्से से पकड़ा और अपने होठों को उसके होठों से सटा दिया और उन्हें बेतरतीब तरीके से चूमने लगा। गुनगुन कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिवांग गुस्से में आ चुका था और उसने जब उसे छोड़ा तो उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू गिर रहे थे। गुनगुन कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिवांग उसे झटक कर बाहर बालकनी की ओर चला गया था। आखिर क्या रंग लाएगी इन दोनों के बीच की ये तकरार, जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो वहीं क्या इन दोनों के बीच की ये दूरियां कभी खत्म होंगी या फिर ऐश्वर्या आएगी इन दोनों को अलग करने के लिए? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें कहानी के आने वाले भागों में मिलेंगे। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।